बेटा ये तो बैक करके दोबारा करो ना इसको। टू पे करो। मैम को बोल देना आज की सुबह सेल डलवा दो। आ जाओ बेटे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस प्लीज। कैसे हो सभी बच्चे? सभी ठीक ठाक? तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो बेटा हमारा क्या चल रहा है अभी? हमारा चल रहा है कंसीडरेशन, जिसमें हम लोगों ने एक लेक्चर अभी कंसीडरेशन का जो है वो ले लिया है। आज वी विल ट्राई कि हमारा कंसीडरेशन जो है वो फिनिश हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है? तो पहले तो मैं याद दिला दूं हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉ पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ। लॉ में हमारा जो चैप्टर शुरू हुआ, चैप्टर का नाम है क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पहला नंबर ऑफ यूनिट जो है जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है। फिर हमने कल की क्लास में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया, जिसका नाम है क्या? कंसीडरेशन। और कल की क्लास में मैंने आपको कुछ कंसीडरेशन से रिलेटेड जो है वो बातें बताई। वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, एक बार मैं वो सारी बातें आपसे डिस्कस कर लूँ, रिवाइज करवा दूं, एंड देन हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले मैंने आप लोगों को बताया कंसीडरेशन का अंग्रेजी अनुवाद। इंग्लिश में आप कंसीडरेशन को कहते हो समथिंग इन रिटर्न। इसका एक लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो। तो कंसीडरेशन का पहले एक डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी। ये कहता है कंसीडरेशन के बारे में, consideration means when at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done, does, will do any activity or things etc is called consideration। ये मैंने आप लोगों को इसका क्या बताया था? एक तरीके का डेफिनेशन बताया था। तो इस डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कंसीडरेशन में सबसे पहली लाइन क्या थी? व्हेन एट द डिजायर ऑफ व्हाट। तो इसी डेफिनेशन से कंसीडरेशन का रूल निकला था, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजर, वरना वो क्या बन जाता है? वरना वो काउंटर ऑफर बन जाता है। कंसीडरेशन ऑलवेज डिजायर ऑफ प्रोमीजर होना चाहिए, नहीं तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत है? फिर मैंने आपको इसी मीनिंग से, इसी डेफिनेशन से रूल नंबर 2 निकाला। मैंने कहा कंसीडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमीजी। मतलब कंसीडरेशन जो है वो प्रोमीजी भी दे सकता है, कोई और बंदा प्रोमीजी के बिहाफ पर भी कंसीडरेशन दे सकता है। ओके था? फिर मैंने आपको इसी में रूल नंबर 3 था, कंसीडरेशन मे बी पास्ट, मे बी प्रेजेंट, मे बी फ्यूचर। नॉलेज के लिए बताया कि अंग्रेजों ने, यानी कि इंग्लैंड में, पास्ट कंसीडरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है जी। फिर
आपका रूल नंबर 4 जो कि आपकी मीनिंग से हटकर, अब तो मीनिंग याद हो गई। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done, does, will do any activity or things, etc. is called what? Consideration. ठीक है भाई, लाइफ में हम फिर से आगे बढ़ गए। कंसिडरेशन का रूल नंबर 1 बता दिया, मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चेन्नैया वर्सेस रमैया का केस आपके लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। आपके एग्जाम में चेन्नैया रमैया जो है वो बहुत बार पूछता है, तो आप प्रिपेयर रहना चेन्नैया रमैया के लिए। ऑल वेल। फिर हमारी बात हुई कंसिडरेशन मे बी ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट और। इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत के अंदर पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है, ठीक है। फिर हमने बात करी कंसिडरेशन। अब रूल नंबर 4 देखो, मीनिंग भी मैंने आपको रिवाइज कराया, मीनिंग से 3 रूल भी निकाल के रिवाइज करवा दिए। फिर मैंने आपको चौथा रूल बताया, कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू विच मे बी एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। एडिकेट मतलब पर्याप्त, प्रॉपर कंसिडरेशन, और इनएडिकेट मतलब अपर्याप्त, मतलब इम्प्रॉपर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन प्रॉपर भी हो सकता है और कंसिडरेशन इम्प्रॉपर भी हो सकता है। ऑल वेल। लेकिन याद रखना, इनएडिकेट कंसिडरेशन के टाइम पर इंश्योर हो जाना ये बहुत जरूरी है कि आपका कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। कंसेंट क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। ऑल वेल। फिर मैंने आपको बताया कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। आपका कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए, इल्यूजरी या कंफ्यूजिंग कंसिडरेशन आप नहीं दोगे। डेड मैन अलाइव कर रहे हो, मरे हुए को जिंदा कर रहे हो, नहीं कर सकते, ठीक है। और एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन के लिए आप कभी भी कोई कंसिडरेशन नहीं डिमांड कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑब्लाइज्ड हो किसी काम को करने के लिए, आप दोबारा से उस काम को करने के लिए और एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मांग रहे हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक डेटर ऑलरेडी बाउंड है पेमेंट करने के लिए, तो वो डेटर अगेन दोबारा से टाइमली पेमेंट के लिए दोबारा से अलग से डिस्काउंट नहीं मांग सकता। ऑल वेल है, यहां तक ओके। तो ये हमारे हो गए थे रूल्स अबाउट कंसिडरेशन। ऑल वेल। रूल को रिपीट कर रहा हूं दोबारा, माइंड में आपके चलना चाहिए। रूल नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, वरना वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। रूल नंबर 2, कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ। रूल नंबर 3, कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। रूल नंबर 4, कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू विच मे बी एडिकेट और इनएडिकेट। रूल नंबर 5, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। रूल नंबर 6, कैन नॉट बी गिवन फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। कोई बच्चा है जिसको कोई डाउट यहां तक? यस बेटे। अगर किसी की मजबूरी रही, उसने 1 करोड़ का प्लॉट 50 लाख में बेच दिया, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पर फ्री कंसेंट भी नहीं। फ्री कंसेंट तो क्यों बेच रहा है? मजबूरी है ना। मजबूरी क्या है? मजबूरी का जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं, कहीं मैंने तेरे में पिस्टल तो नहीं तान रखी। अगर मैं जबरदस्ती तुझसे खरीद रहा हूं 1 करोड़ का प्लॉट 50 लाख रुपए में, तो यहां फ्री कंसेंट नहीं है। लेकिन तेरी कोई पर्सनल मजबूरी है, मान ले तेरे घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, इमीडिएटली बहुत सारे पैसे की जरूरत है, तूने अपनी कोई एसेट्स 1 करोड़ वाली 50 लाख में बेच दी, तो जिसको बेची उसने तेरे को धमकाया थोड़ी है, तो वहां तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे तो 1 करोड़ का माल 1 रुपए में भी बिकता है। लेकिन तेरे साथ कोई जबरदस्ती अगर हो रही है, कोई असॉल्ट हो रहा है, कोई मारपीट हो रही है, कोई मोरल प्रेशर हो रहा है। मोरल प्रेशर क्या होता है? इमोशनली ब्लैकमेल करना, है ना जी। तो इन सारी सिचुएशंस में क्या होगा? इन सारी सिचुएशन में फ्री कंसेंट नहीं होगी। ऑल वेल। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन मेरी पढ़ाने की है। क्यों है मेरी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन पढ़ाने की? मैं ऑलरेडी तुम लोगों से फीस चार्ज कर चुका हूं।
लेकिन मान लो उसके बाद भी हर क्लास में आके मैं तुम्हें नई नई फरमाइशें देता हूँ कि कल बेटे पिज़्ज़ा पराठा लेकर आना मेरे लिए, तभी पढ़ाऊँगा। या आप लोग अपनी स्कूटी बेटे तू अपना आईफोन मेरे नाम पे कर दे, तभी पढ़ाऊँगा। तो ये तो गलत हो गया ना। मैं एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन में कैसे तुमसे कंसिडरेशन मांग सकता हूँ? जैसे मैं सरकारी नौकर हूँ तो मेरे को तनख्वाह मिलती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर तुम अपना कोई काम करवाने आए हो तो ये मेरी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन तो है ना काम करने की, मैं कैसे तेरे से मांग सकता हूँ? डन। वैसे बिना मांगे होता नहीं है काम उन लोगों का, पता नहीं क्या उनके अंदर माइंड में चलता है। ऑल वेल, रूल्स ओके। अब फिर अगला टॉपिक, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर टॉपिक आज कंसिडरेशन फिनिश होगा तभी हम उठेंगे, ठीक है? अब टॉपिक है मेरा प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या बताया था प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने? यस, देखो इसको ना ऐसे सोचा करो, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सोचना कि मैंने माना कि थर्ड पार्टी कैन गिव कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू द रूल, बट थर्ड पार्टी कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। दिस इज प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पर एक केस बताया था मैंने आपको, हाँ ये जनरल कंसेप्ट है, और जब भी जनरल कंसेप्ट की बात होगी एक्सेप्शन तुम्हारे सामने होगा। अब जनरल कंसेप्ट यही है। तो एक केस मैंने आपको बताया कि एक केस आया था किसी ज़माने में डनलप रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, होलसेलर और रिटेलर के बीच में। डनलप ने होलसेलर को अपने टायर्स दिए एक कंडीशन पे, एक एग्रीमेंट पे कि इन टायर्स को बिलो दिस अमाउंट मत बेचना। सेम काम होलसेलर ने रिटेलर के साथ में किया, सेम काम होलसेलर ने रिटेलर के साथ में किया। ठीक है, सेम काम होलसेलर ने रिटेलर के साथ किया कि भाई इतने से बिलो में आपको नहीं बेचना, और रिटेलर ने बेच दिया। रिटेलर घर का छोटा बच्चा है, बेशरम, ठीक है, सारे उल्टे पुल्टे काम वही करते हैं। तो ऐसे में रिटेलर पर डनलॉप वाला लीगल एक्शन नहीं ले सकता। ऑल वेल था, ठीक है। दिस वाज प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन मैंने आपको बताया जब भी बात जनरल कॉन्सेप्ट की होती है तो मेरे प्यारे दोस्त उसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, इन द केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी। किसी को इसमें डाउट है क्या? लेकिन मुझे डाउट है कि तुम्हें अच्छे से नहीं पता, इसलिए मैं एक बार और बताऊंगा इसको, ठीक है? बोर तो नहीं होते तुम लोग रिवीजन से? ठीक है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ यही काम आएगा। ऑनली मेरा जो बोले हुए शब्द है ना, ये गूंज रहे होंगे दिमाग के अंदर जब तुम पेपर दे रहे होगे। तो इन केस ऑफ ट्रस्ट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट अपॉन ट्रस्टी में मैंने आपको बताया कि मान लो कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर कि कोई एक पर्सन है, वो मरने वाला है, उसको पता है मरने वाला हूँ, या अकस्मात उसकी डेथ होने वाली है, उसको सिचुएशन का अंदाज़ा। तो उसका एक बच्चा है, मान लो माइनर है, परिवार में और किसी पे वो बिलीव नहीं कर सकता। उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बीइंग किसी भरोसेमंद पर्सन को एक एग्रीमेंट बनाकर सौंप दी कि जब मेरा ये बच्चा मेजर हो जाएगा, संभालने लायक हो जाएगा, तब ये प्रॉपर्टी आप उसको दे देना, तब तक के लिए आपकी जिम्मेदारी। और फिर वो मर गया, ठीक है। अब जब वो बच्चा, अच्छा ये बताओ, ये जो एग्रीमेंट मैंने तेरे से किया, ये इसमें बेनिफिशियरी कौन है? वो बच्चा। अब मान ले मेरी डेथ हो जाती है तो वो बच्चा अपना बालिग होने पर, एडल्ट होने पर वो पहुंचा ट्रस्टी के पास कि लाओ जी, मेरे पापा ने जो प्रॉपर्टी आपको सौंपी थी मेरे को दे दो। अब ट्रस्टी कह रहा है कि प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्सेप्ट इज दैट नो स्ट्रेंजर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी फाइल एनी सूट अगेंस्ट मी, सो गेट आउट। तो बच्चा भी थोड़ा उछल के बताएगा, बेटा फाउंडेशन कर रहा हूँ, लीगल एक्शन स्ट्रेंजर ले सकता है, बेनिफिशियरी कैन टेक लीगल एक्शन। ऑल वेल, तो ये था पहला एक्सेप्शन। यहाँ तक हमारी क्लास हुई थी। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या?
तो तुम में से कितने बच्चे हैं जो पिछला वाला रेगुलर बेसिस पर घर पे रिवाइज कर रहे हैं? रेगुलर बेसिस कर रहे हो? 3-4। बाकी के लोग नहीं कर रहे हो? बाकियों को पास नहीं होना? पास तो होना है, लेकिन सर कोई शॉर्टकट बता दो। अरे भाई कर लो ना रिवाइज रोज। क्वेश्चन सॉल्व कितने बच्चे नहीं करते? तो जो नहीं करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, खासकर वो सीए फाउंडेशन वालों की बात कर रहा हूँ, वो रेडी रहना अपने रिजल्ट में अनसक्सेसफुल देखने के लिए। अनसक्सेसफुल लिखा आता है जब आप फेल हो जाते हो, वो रेडी रहना। लॉ के अंदर बहुत सिंपल सा लॉजिक है लॉ का। लॉ में अगर आपको पास होना है तो राइटिंग प्रैक्टिस हो, बोलना बंद करना, चुप हो जाना। क्यों बोल रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? क्वेश्चंस फिलहाल के लिए आपके जो मटेरियल है उसके अंदर से आप क्वेश्चंस करो। इनफ क्वेश्चन फिलहाल के लिए है। और एज प्रॉमिस मैंने आपको बताया कि जस्ट थोड़े दिनों बाद से जैसे इनके एग्जाम्स हो जाते हैं, आपके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ में चालू हो जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। समझ गए सब? तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और साफ बोल रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हो वो अनसक्सेसफुल देखने के लिए रेडी रहना अपने रिजल्ट के ऊपर। और कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपका किस्मत बहुत अच्छा है तो आप पास हो जाओगे। आप धुरंधर थे 12th क्लास में, कुछ नहीं थे आप 12th क्लास में। समझ गए सब? चलो ए के बाद अब हम आ रहे हैं बी पॉइंट पे। तो अब हमारा लेक्चर जो है आज का शुरू होता है यहाँ से। अब बी एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? माइंड में रहना चाहिए। टॉपिक मेरे माइंड में मेरे पास है कि मैं पढ़ रहा हूँ प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर केस नहीं कर सकता। और अब मैं पढ़ रहा हूं उसका एक्सेप्शन, जहां पर स्ट्रेंजर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो बी पॉइंट कहता है इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट या मैरिज एग्रीमेंट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। चलो आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं। भारत के अंदर शादियां तय कौन करता है बच्चों की? आजकल थोड़े बच्चे एडवांस हो गए। मम्मी गेट खोलती है तो बच्चा कहता पाँव छुओ, ठीक है। आजकल थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो चुका है। तो मैं उस एडवांस वर्जन की बात नहीं कर रहा, जनरल कॉन्सेप्ट। आप सभी के परिवार में आपके बड़ों की, भाइयों की, सिस्टर्स या कजन्स वगैरह की शादी हुई होगी, तो जनरली शादी कैसे तय हुई होगी? जो मम्मी पापा है, दादा दादी, मम्मी पापा, ताऊ जी, ताया जी टाइप, ये लोग जो है वो शादी तय करते हैं ना, करते हैं ना, पेरेंट्स शादी तय करते हैं। तो मान लो कि कोई मैरिज एग्रीमेंट हुआ है, कोई दो निब्बा निब्बी है, इन लोगों इन दोनों के जो है, इन दोनों की शादी तय कर दी गई है। तो निब्बा 1 की शादी, ये उसके पापा, और निब्बी 1। अच्छा, फूले नहीं समाते जब शादी तय हो जाती है तो, है ना? और ये उसके पापा। ऑल वेल। अब शादी इन्होंने तय कर दी। अल्टीमेटली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? मतलब ऑफर इन्होंने दिया, एक्सेप्टेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी असल में तो ये है। जनरल कॉन्सेप्ट में भारत में तो यही होता है कि बच्चों को तो पता ही नहीं होता शादी हो किससे रही है। वो तो बाद में जब फेरे वेरे लेके, बाद में जब अच्छा तुम थे, ठीक है तो ये होता है बाद में। भारत का तो रिवाज ही है, थोड़ा मतलब सस्पेंस क्रिएट रखते हैं, या माता पिता की इज्जत मान लो तुम कि, और सच में बोल नहीं पाते। पता नहीं इंडिया में ऐसा है कि फैमिली से बोल नहीं पाते, आप तो करवा दो शादी यार, तुम तो यार भूल ही गए हो मुझे पेरेंट्स करवाए तो करवाए, नहीं तो बोलेंगे नहीं। तो पेरेंट्स ने शादी करवा दी। अब कल को कोई इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो बताओ कोर्ट में डिवोर्स किसके अगेंस्ट में फाइल होता है, या कोई कोर्ट केस किसके खिलाफ में फाइल करते हैं? उनके पापा वापा या आपस में? अच्छा, फंसाते पापा वापा को, अलग मैटर है, मैं फंसाने की बात नहीं कर रहा हूँ, दहेज के लिए या दूसरे कारण। नॉर्मली हम केस एक दूसरे से ही करते हैं ना। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थे वाइल मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, बट हेयर ये एक
थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी कैन टेक लीगल एक्शन। बोलो समझ में आया? मैरिज एग्रीमेंट में या कोई फैमिली सेटलमेंट हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल आगे भी एक बार आएगा, फिलहाल मैं यहीं पर दे देता हूँ। मान लो कि एक फादर है और फादर के दो बेटे हैं, सन और सन, ठीक है, सन नंबर बड़ा और सन नंबर छोटा। अब फादर अपनी प्रॉपर्टी जो है इनको सौंप रहे, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कि इस प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा आप अपनी सिस्टर को यानी मेरी डॉटर को जो है वो आप दोगे। डन। डॉटर वॉज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, डॉटर अपनी ससुराल में थी, पापा ने दे दी प्रॉपर्टी, बच्चों ने भी हाँ पापा पापा बहन है हमारी, राखी बनवा दे। हम तो हमसे ज़्यादा कौन प्यार करता होगा, ठीक है। पापा ने भी बिलीव करा, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, पापा निकल लिए, पापा की डेथ हो गई या जिंदा है पापा, अभी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे कर दी। और वो बहना जब घर पर आई राखी के बंधन को बांधने के लिए और अपना हिस्सा लेने के लिए, तो इन दोनों ने मना कर दी, कहते भाई शादी के बाद तो पराये हो जाते, तुम कैसे अपने बनने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हें नहीं मिलेगा कोई हिस्सा। तो यहाँ डॉटर कैन टेक लीगल एक्शन इवन डॉटर वॉज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, तो तुम सभी पे अधिकार है, ठीक है, सब केस करो जाके। तो देखो लिखा है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट ऑब्लिक मैरिज एग्रीमेंट द बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। बेनिफिशियरी मींस द पर्सन जो एग्रीमेंट जिसके बेनिफिट के लिए किया गया, शादी किसी के उन दोनों एन के बेनिफिट के लिए की गई है तो वो कैन टेक लीगल एक्शन। या मैं अपने दोनों बच्चों को सन को प्रॉपर्टी दे रहा हूँ सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कि मेरी डॉटर को जो है तुम पैसे दोगे अपनी बहन को। देखो लिखा हुआ व्हेन फैमिली डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर रिटन डाउन इन अ डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड फैमिली सेटलमेंट। ऑल वेल, समझ में आ गया? एन एग्रीमेंट कैन बी इनफोर्स, इनफोर्स वर्ड कहीं पर भी आ जाए समझ लेना कोर्ट केस हो रहा है, लीगल हेल्प ली जा रही है। तो एग्रीमेंट कैन बी इनफोर्स बाय मेंबर in a document, it is called family settlement. Such agreement can be enforced by a member of the family who were not original party to the। तो मैंने यहीं पर वो फादर वाला एग्जांपल देखो दे रखा है, लिखा हुआ है ए फादर एग्रीड विद हिज सन, टू सन्स, and put a condition that property will be distributed among his sons after separating rupees 50 lakh for his, and after death of father sons are ignored sister, now sister can file suit against her brother even though she is a stranger। बोलो जी ओके। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है? तुम लोग सोचते बहुत हो। यस, बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट इन द केस ऑफ ट्रस्ट, बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट, नंबर 1। नंबर 2, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज एग्रीमेंट बेनिफिशियरी कैन फाइल सूट। ऑल वेल, तो 2 हो गए। अब आ जाओ जी तीसरे नंबर पर, सुनना जरा, तीसरा नंबर ध्यान से सुनना, सबके सब, तुम दोनों का हो गया। तो मैंने बोला कि तुम्हें बात करी, चलो आगे बढ़ते। मैं तो कुछ और पूछ रहा था। आ जाओ, इन द केस ऑफ असाइनमेंट, अब ये वो असाइनमेंट नहीं है जो तुम स्कूलों में जमा करते थे 20 नंबर के लिए। ध्यान से सुनना, क्या है ये असाइनमेंट। यस, एक बंदा है क्रेडिटर और यहां पर है डेटर, ठीक है। डेटर कौन होता है? जो पैसा लेता है, जो उधार लेता है, और क्रेडिटर मतलब जो उधार देता है। तो डेटर क्या हुआ?
डेटर मान लो, या इसको इस प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप इसको ऐसे पकड़ोगे, मान लो कि कोई भी एक बंदा है, जैसे कि मेरा दोस्त है एक राहुल नाम का, और मेरा नाम आप सभी जानते हो, बहुत ही कॉमन नाम है ना, दीपक पाठक। तो मैं गया राहुल भाई से पैसा उधार मांगने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि यार राहुल, मेरे को ना 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, मुझे तू 1 लाख रुपए उधार देगा क्या? तो राहुल कहता ठीक है मैं दे दूंगा, टाइम पीरियड बता। तो मैंने कहा मैं तुझे ये 1 लाख रुपए कितने महीनों में वापस कर दूंगा? 2 महीने में। डन है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? राहुल कह रहा ठीक है, अगर तू 2 महीने में देता है तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए उधार दे देता हूँ। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जब राहुल ने दीपक को पैसे दे दिए तो राहुल दीपक से कब पैसे मांगने का राइट रखता है? क्या 2 महीने से पहले मांग सकता है? पैसे देती अगले दिन पहुंच गया, ला भाई पैसे दे वापस। हाँ, जब दोस्तों में लड़ाई हो जाती तब वो तुरंत यही काम करते, पहले मेरे पैसे दे जो तूने लिए थे। ये क्या बात होती है ना? स्कूलों में ऐसे होता है। तो क्या हुआ, राहुल ने 1 लाख रुपए दिए मुझे, मैं अपने घर गया, नेक्स्ट डे, फ्रॉम नेक्स्ट डे जिस दिन पैसे दिए, राहुल को 1 लाख की जरूरत पड़ गई। अब वो फंस गया, वो कह रहा है यार ये तो पैसे मैंने दीपक को दे दिया, मुझे पैसे चाहिए 1 लाख रुपए, क्या करूं मैं? अच्छा, दीपक से पैसे लेने का राइट किसके पास है? राहुल के पास। ये लाइन याद रखना। अब क्या हुआ और कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? राहुल और दीपक के बीच। राहुल जाता है अपने एक दूसरे दोस्त के पास, ठीक है, मान लो कोई भी नवीन नाम का दोस्त है उसका। राहुल नवीन से बोलता है कि नवीन यार एक काम कर, तू मुझे दे दे 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख रुपए 2 महीने बाद तू किससे रिकवर कर लियो? दीपक से। और दीपक यहाँ पर अपनी एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि ठीक है भाई, मुझे तो 1 लाख देना, राहुल तू ले ले या नीरज तू ले लियो भाई। यस, हाँ या ना? तो अधिकार किसका था पैसे रिकवर करने का? अब वो राइट किसको ट्रांसफर हो गया? तो जब भी हम राइट ट्रांसफर करते हैं उस लाइन को बोलते हैं असाइनमेंट। क्या कहते हैं? असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ राइट। द पर्सन, अब ये तो कॉमन सी बात है, जो असाइन करता है उसको असाइनर बोलते हैं, और जिसके पास किया है वो क्या है? असाइनर। 2 महीने बीत गए, दीपक भैया ने 2 महीने बाद 1 लाख रुपए वापस नहीं दिए। जिसका लिया किसी का ना दिया, तो तू कौन होता है भाई? तो दीपक भैया ने नवीन के कितने रुपए थे? 1 लाख रुपए 2 महीने बाद वापस नहीं दिए। तो दीपक थोड़ा डेढ़ सियाना था, उसको लग रहा है कि नवीन वॉज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज नॉट एलिजिबल टू टेक लीगल एक्शन। लेकिन ये एक्सेप्शन नंबर 3 है, वेयर इन द केस ऑफ असाइनमेंट असाइनी कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इवन असाइनी वाज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल? बोलो। अभी देखते हैं इसको, आया समझ में? नहीं आया? देखो सी पॉइंट ध्यान से देखना। इन केस ऑफ असाइनमेंट, अच्छा ये वाला यूनिट पूरा केस बेस्ड यूनिट है, आपको सिर्फ टॉपिक और केस, टॉपिक केस, टॉपिक केस विद एग्जांपल, और टोटल 9 नंबर ऑफ यूनिट में मेरा इतिहास रहा है पिछले 13 सालों का, सबसे ज्यादा डाउट बच्चों ने अगर पूछे हैं तो वो यहीं से पूछे, मेरे बच्चों ने नहीं पूछे, ठीक है? वैसे नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूं, तो तुम लोग सतर्क रहना। अभी तक ओके? बिल्कुल, ये भी फिंगर्स पे जाएगा जैसे पहले वाले यूनिट हमारे गए। In case of assignment, that is transfer of right of benefit of contract, the assignee can file suit. जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अर्जुन has to recover rupees 10 lakh from करण, ठीक है, नाम सुना है?
Arjun sold his right to Bhim is here assignee, that is buyer of right, and can file suit upon all well. कोई दिक्कत? और भीम तो वैसे ही ले लेगा पैसे, कोर्ट केस की भी जरूरत नहीं है। भीम तो बस पहुंचना है, उसको करना क्या है? वो तो छोटा भीम को भी दे देगा तो भी ले लेगा, 2 लड्डू खाएगा वो भी पहुंच जाएगा। चलो जी, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। द असाइनी ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन sue even though he was not party to the contract। इंश्योरेंस पॉलिसी है, कंपनी और आपके बीच में इंश्योरेंस हुआ, जैसे मैंने मेरा टर्म इंश्योरेंस करवा रखा है 2 करोड़ रुपए का, यानी कि मेरी अगर मृत्यु हो जाती है तो मेरी धर्म पत्नी को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक दिन वो ड्रम खरीदने गई थी नीला साला, आप ध्यान आया क्यों गई थी? थोड़ा थोड़ा प्रेम से रहना पड़ेगा ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो फिर वो पैसा जो है किसको मिलेगा? मेरी वाइफ को मिलेगा 2 करोड़ रुपए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी HDFC का मेरे पास इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस, तो HDFC लाइफ से कॉन्ट्रैक्ट मेरा चला है, मेरा हुआ है, बट मेरे निकलने के बाद वो पैसा मेरी धर्मपत्नी को मिलेगा। वो मेरा जो राइट है वो ट्रांसफ़र होके उसके पास जा चुका है। और अगर कंपनी पैसा नहीं देगी तो भाई मेरी आत्मा तो आएगी नहीं कोर्ट केस करने के लिए। आएगी क्या? नहीं आएगी, उसी को कोर्ट केस करना पड़ेगा। आगे समझ? तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो C पॉइंट तक हो गया, कोई दिक्कत? चलो रिपीट करें एक बार अभी। हाँ, पहले से कैसे हो जाए? मरने के बाद ही होगा ना। केस कौन करेगा? तो यही हम बोल रहे हैं, राइट किसका? राइट तो उसको ट्रांसफर कब होता है? नॉमिनी को राइट कब मिलता है? मेन बंदे के जाने के बाद ना। तो चला गया तो वो राइट वहां चला गया, तो हम यही तो कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ राइट। हाँ, वो अभी इन्वॉल्व नहीं है। अरे नाम मेंशन है, लेकिन नॉमिनी का अधिकार तो तब बनता है ना जब मेन पार्टी चली जाती है। नॉमिनी तो सेफर साइड करने के लिए बना रखा है, नहीं तो कल को सारे आ जाएंगे। फिर तो मेरे दूर का चाचा का फूफा का लड़का भी आ जाएगा, तो भाई था, इससे अच्छा था ही नहीं कोई। नाम क्या था इसका? ठीक है, तो वो भी आ जाएगा फिर पूछने के लिए। मेरे मामा मौसा सारे आ जाएंगे और सारा प्रेम दिखाएंगे मेरी छाती पर पीट पीट के। बच गया साला। सच में देखना, वो छाती पे जितनी तेज पीट रहे होते हैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए, और कोई रीजन नहीं होता उनका। आगे बढ़ रहे हैं। तो A, B और C तीनों हो गए। अभी D पॉइंट करते हैं। D पॉइंट है, पहले समझा देता हूं। D पॉइंट क्या है? अब मान लो कि अभी ये समय चल रहा है 1995 कर देते हैं इसको, 1995, ठीक है। 2025 नहीं चल रहा, मान के चलते हैं अभी 1995 चल रहा है। और 1995 में, जैसे मैं अपना यहाँ पर नाम लेता हूँ दीपक, और यहाँ पर जो है वो कोई भी एक बंदा है, तुम में से, तेरा नाम क्या बेटे? आर्यन। आर्यन बड़ा महंगा नाम है तेरा, है ना? शाहरुख खान के बेटे का नाम है ना आर्यन। जेल गया था ना वो। चलो, तो सुनना जरा ध्यान से। तो दीपक ने आर्यन के 20,000 रुपये पे करने। अच्छा, दीपक जो है वो दिल्ली में, और आर्यन तुम जानते हो कहाँ है? कहाँ है? अबे जेल में नहीं, मुंबई में। बाहर आ गया यार वो। आर्यन मुंबई में, दीपक दिल्ली में। अब 20,000 रुपये पे करने हैं। 2025 में कैसे करते हैं? इसीलिए मैंने 1995 लिखा, वरना तुम बस हर पेटीएम कर देते, मेरे एग्जाम्पल की मावेन कर देते तुम लोग, ठीक है। इसके लिए मैंने इसमें थोड़े बदलाव कर दिए। 1995
तो यार अब मेरे को 20,000 रुपये पे करने हैं मुंबई में, लेकिन मैं मुंबई जाना नहीं चाहता। समझिए बात को, मैं मुंबई नहीं जाना चाहता कि 20,000 देने के 12,000 खर्ची हो गए। तो फिर मैंने क्या किया, अब तुम में से कोई एक पर्सन नहीं करना ना मनी ट्रांसफर, वो पहुंचेगा ही नहीं, पैसा पोस्टमैन खा जाएगा सारा। मेरा एग्जाम्पल पूरा करने के लिए जो करना है मैं वही करूंगा, ठीक है। अब सुनना, तो मेरे को ये पैसा आर्यन तक पहुंचाना है, थोड़ा जल्दी पहुंचाना है, मनी ट्रांसफर लेट हो जाता है थोड़ा, और प्रोसेस भी बड़ा लंबा होता है। क्वेश्चनिंग करते हैं 20,000, और 1995 में 20,000 में भाई साहब प्लॉट आ जाता था, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता था। 4 क्वेश्चन करेंगे, ईडी वाले रेड मार देंगे, इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, साला अच्छा पैसा दिया मैंने। तो मैंने कहा क्या करूं, तो इतने में क्या हुआ, दक्ष कह रहा कि सर आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं भी छोटा शाहरुख खान बनूंगा अब, ठीक है। इसने डीडीएलजे देख ली, 95 में ही आई थी डीडीएलजे, कह रहा कि सर अब तो चार्मिंग एक्टर मैंने ही बनना। मैं कहा ठीक है भाई, तू एक्टर बनने जा रहा है, इट्स फाइन, मुंबई जा रहा है, ट्रेन पकड़, एक काम कर, आर्यन के पास पहुंचियो और आर्यन को ये 20,000 रुपये पकड़ा दियो, और मैंने एक्नॉलेजमेंट करवा दी। क्या करवा दी, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, फोन वोन पे बात करवा दी। तो आर्यन ने भी बोला कि ठीक है दक्ष एक काम करियो, मेरे को ये एड्रेस है, यहाँ पर आइयो, 20,000 रुपये पकड़ा दिए। यहाँ तक ओके। दक्ष पहुंचा मुंबई, मुंबई स्टेशन पे उतरा बांद्रा। मुंबई में रोज लाखों लोग स्टेशन पे उतरते हैं एक्टर बनने के लिए, आधे से ज़्यादा तो अगली ट्रेन ही पकड़ लेते हैं उसी प्लेटफॉर्म, एग्जिट ही नहीं करते। कुछ लोग थोड़ा हिम्मत करके अंदर निकल जाते हैं। तो दक्ष पहुंचा, अब दक्ष पहुंचा तो रियलिटी ऑफ द लाइफ वहां पर चेक करी, और दक्ष के जेब के पैसे जो है धीरे धीरे खत्म होने लगे। फिर उसे याद आया, ओ मेरी जुराब के अंदर भी 20,000 रखे। पहले लोग पैसे ऐसे ही लेकर जाते थे, ठीक है। तो दक्ष ने उस 20,000 में से भी खर्च करना चालू कर दिया। तो वो पैसा दक्ष ने खर्च कर दिया। अब एक बात बताओ, इस दक्ष के ऊपर क्या आर्यन लीगल एक्शन ले सकता है? लेकिन दक्ष, जब दीपक आर्यन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, दक्ष तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं था, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट की वजह से आर्यन कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दक्ष। बोलो ओके, बोलो ओके। तो एक्नॉलेजमेंट के केस में भी आप लीगल एक्शन एक दूसरे के खिलाफ ले सकते हो, ठीक है। देख लूं एक बार। तो एक्नॉलेजमेंट, द पर्सन हु बिकम्स एन एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी बाय एक्नॉलेजमेंट और अदरवाइज कैन बी स्यूड बाय सच थर्ड पार्टी। जैसे X गिव्स टू Y ₹5,000 टू बी गिवन टू Z. Y informs Z that the holding the money for him. Later on Y refused to pay the money. Z is entitled to recover the money from. बोलो ओके। बहुत सिंपल वे में 4 एक्सेप्शन हो चुके हैं, नाम बताओ। नंबर 1 एक्सेप्शन, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन नंबर 1, in case of trust beneficiary can take legal action in case of family settlement or marriage agreement. नंबर 3 in case of assignment. नंबर 4 acknowledgement। बोलो ओके। अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट समझ लो। अगला पॉइंट है मेरे प्यारो, कोविनेंट रनिंग विद लैंड। क्या है कोविनेंट रनिंग विद लैंड? इसका क्या मतलब होता है तो सुन लो। लैंड मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोविनेंट मतलब होता है कंडीशंस, रनिंग मीन्स अटैच्ड, कंडीशन अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो मैंने सिर्फ एक इंग्लिश को और इजी इंग्लिश में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको पता ही बिना एग्जाम्पल है काम ही नहीं है लॉ में। तो अब सुन लो एग्जाम्पल। मान लो मेरा एक घर है, देख रहे हो कितना अच्छा घर है, ये इससे यार आता भी नहीं बनाना किसी को।
ये मेरा घर है, बिल्कुल मेन एल पॉइंट का मकान है। बहुत फेमस होते हैं ना एल पॉइंट के मकान। सबसे पहले खरीदने कौन आता है एल पॉइंट के मकान को? अग्रवाल स्वीट्स वाले। अभी हमारे यहाँ कुछ एक एल पॉइंट पे पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो मैंने मेरी बीवी को बोला देखियो इधर अग्रवाल स्वीट खुलेगा नीचे। कह रही ऐसे कैसे, कुछ भी बोल देते हो। तो कल हम वहाँ से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने अग्रवाल स्वीट्स का बोर्ड लगाया। मैं कहा इधर आ, देख उधर देख। मैं पाँव छू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उसने अपने पाँव से मेरे पाँव छुए ऐसे मार के, धम। चलो, तो मेरे पास ये मकान है, एल पॉइंट का मकान, फेमस मकान है। और कोई एक मिस्टर बी आया, मैं हूं मिस्टर डी। बी आया डी का ये मकान खरीदने के लिए। मैंने कहा नहीं बेचूंगा। बी ने बोला ये मकान बेच दो। मैंने कहा नहीं बेचूंगा। फिर उसने सोर्सेज लगाए, 2-4-10 दिन तक आया। मैंने कहा बेच दूंगा, लेकिन सुन मेरे भाई, इस मकान पे 10 लाख रुपए का बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 लाख रुपए का क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तू पे करेगा? हाँ बोल, बेच दूंगा। अब हेडिंग पढ़ो, कोवेनेंट रनिंग विद लैंड, कंडीशन अटैच्ड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो ओके। तो बी ने बोला भाई डन, मैं तेरा सारा प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करूंगा। यहां तक ओके। किन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अच्छा एक बात बताओ, इस बिजली की कंपनी BSES, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ होगा? जो घर में मीटर होगा वो डी के नाम से होगा, तो मीटर लगाने वाला BSES, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। डी ने मकान बेचा, अपना पैसा लिया, चला गया, और कल को भविष्य में बी ने आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, तो बिजली के बिल में तो आज भी नाम मिस्टर डी का है, लेकिन BSES किसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी? अब BSES जब लीगल एक्शन लेने जाएगी तो क्या बी बोल सकता है कि यू वर नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट? तो यस, यहां पर थर्ड पार्टी दैट इज BSES कैन टेक लीगल एक्शन। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट है? एक बार और पूछ बता दूं बेटा, BSES क्या है? बिजली की कंपनी है। अब आ गया समझ? तो ये BSES बिजली की कंपनी ने मिस्टर डी के घर पे मीटर लगाया था, तो बिल की पेमेंट कौन करेगा? मिस्टर डी। कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मिस्टर डी ने अपना मकान बेच दिया मिस्टर बी को, इस शर्त पर कि सारा बिल तू पे करेगा, और डी अपने घर चला गया। कल को मिस्टर बी बिल पे नहीं करेगा तो BSES लीगल एक्शन लेगा मिस्टर बी पे। या मान लो बिल पे कर दिया फिर भी बिजली का मीटर काट दिया, तो बी लीगल एक्शन ले लेगा BSES के ऊपर। और दोनों ही एक दूसरे से स्ट्रेंजर है। बोलो है या नहीं? तो देखना जी, कोविनेंट अटैच्ड रनिंग विद लैंड। कोविनेंट मीन्स कंडीशन, रनिंग मीन्स अटैच्ड, लैंड मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। If the buyer buys the land knowing that there are certain dues, then such dues can be recovered by lender, government या creditor। आ गया? तो ये हमारे टोटल 3 टॉपिक अभी तक कंसिडरेशन के हुए, आउट ऑफ 4 टॉपिक। 4 ही टॉपिक है। कैसा लग रहा है कंसिडरेशन? किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा? इजी है? तो एक बार रिवीजन यहाँ तक पूरी, एंड देन हम अगला टॉपिक आज खत्म करके जाएंगे, ठीक है? तो रिवीजन कर रहा हूँ पूरा कंसिडरेशन का, और क्लास खत्म करने के बाद यूनिट 1 और 2 दोनों का, ठीक है? फिर हम यूनिट 3 कल की क्लास में शुरू कर देंगे। सबसे पहले कंसिडरेशन सेक्शन से मैंने शुरू किया, सेक्शन नंबर 2, क्लॉज D। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done, does, will do any activity or things, etc. is called consideration। तो कंसिडरेशन के रूल्स है, जो कि 3 रूल तो हमने मीनिंग से निकाल लिए। रूल नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर।
Rule number 2, consideration may be given by promisee or any other person on behalf of promisee. Rule number 3, consideration may be past, present और future. इंग्लैंड में past नहीं होता. Number 4, consideration must have some value which may be adequate or inadequate, but in the case of inadequate consideration must sure that free consent exists. All well. And the next one is must be real and not illusory, or consideration cannot be given for existing obligation. All well. तीसरा टॉपिक प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट वेयर स्ट्रेंजर कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. एग्जाम्पल भी बताया था डनलप वाला. एंड देर आर सम एक्सेप्शंस of the privity to the contract. Number 1, in the case of trust, beneficiary can file suit upon trustee. Number 2, in case of family settlement. Number 3, in case of assignment. Number 4, acknowledgement. Number 5, covenant running with land. बोलो ओके, इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग. तो अगली बात करते हैं हम. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. जनरल कॉन्सेप्ट है, कंसिडरेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. कंसिडरेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ऑल वेल. एक मिनट बच्चों, तो ध्यान से सुनना. कंसिडरेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जनरल कंसेप्ट है. अभी यहां पर यूनिट 1 को याद करेंगे. यूनिट 1 एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 10 अलग अलग पॉइंट्स बताए थे, जिसमें पॉइंट नंबर 4 क्या था? कंसिडरेशन. और यूनिट 2 की शुरुआत ही ये कह रहे हैं, वाइल मेकिंग एनी एग्रीमेंट इट इज मैंडेटरी कि उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना चाहिए. एग्रीमेंट की डेफिनेशन ही यही कहती है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. इट मीन्स व्हाट? विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. बोलो ओके. लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट है, और जनरल कॉन्सेप्ट कभी पेपर में नहीं आते, क्योंकि वो जनरल होते ही जनरल है छोटे से. हमेशा उसके एक्सेप्शंस पेपर में आएंगे. और रिकॉर्ड है खासकर ICAI का, अगर उसने प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट 2 बार दिया है, रूल्स 3 बार दिए हैं, तो ये टॉपिक 8 बार दिया है. नहीं समझा? मतलब किसी एग्जाम में रूल्स आ गया एक बार, तो अगले 3 अटेम्प्ट तक यही आएगा, नो कंसिडरेशन. फिर एक बार कभी प्रिविटी आ गया, फिर 2 अटेम्प्ट तक यही आएगा. फिर कभी 3-4 अटेम्प्ट तक यही चलेगा, फिर दे देंगे एक बार रूल्स दोबारा से. मतलब रेशियो इस टॉपिक का एग्जाम में आने का ज्यादा है, और सीधा धड़ल्ले से 7 नंबर का मारते हैं. पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, लिखा होता था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन, 7 मार्क्स. है ना जी? बच्चा फिर भी फेल. पूरा एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन अच्छे से, लॉ के शब्दों में. ठीक है? आप सभी अपनी पढ़ाई ना थोड़ा मेंटोस तरीके से करो, है ना? मेंटोस मतलब दिमाग की बत्ती जला दे. तुमने ऐड देखी होगी मेंटोस की. तो कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारे दिमाग की बत्ती ओपन हो. कुछ आम जिंदगी की तरह, गधों की तरह लाइफ मत जियो अपनी, कर लिया हो गया. वर्क भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट के साथ में करना चाहिए. बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 2 मिनट फिर से लूंगा, बहुत दिन हो गए कुछ बोला नहीं है. तुम्हारे पास 50,000 बच्चे पेपर देने वाले हैं, एक अमूमन मान लो 10,000 बच्चा ऑन एन एवरेज पास होने वाला है. 40,000 खाली नहीं बैठा कि उसने फॉर्म भर दिया और गुल्ली डंडा खेल रहा है जाके, बैडमिंटन खेल रहा है जाके. नहीं, वो भी कोचिंग ले रहा है, पढ़ भी रहा है, वो ड्रीम भी देख रहा है, वो टाई शाई लगा के MNC में शीशे के सामने कॉफी मग लेके गाड़ियां देख रहा होगा. दिस इज लाइफ, है ना?
वो सब कुछ कर रहा है, वो सब सारे ड्रीम्स भी देख रहा है वो। लेकिन आईसीआई तुम 50,000 में फाउंडेशन में 10,000 निकालेगा, उस 10,000 में से 2,000 इंटर में निकालेगा, और उस 2,000 में से 400 या 500 को सीए बनाएगा। तो देख लो अब तुम्हारी परसेंटेज कहाँ जा रही है। तो भाई इतना आसान नहीं है अच्छी लाइफ जीना, और लिटरली कह रहा हूँ तुम एक बार बन जाओ, तुम्हारी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगी। मैं इस एज पे आके आज बोल सकता हूँ कि मेरा ऑलमोस्ट ग्रुप जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ही है, सारे स्टेबल है, सब अपनी लाइफ में सेट है, किसी को कोई ज़्यादा परवाह नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है लाइफ में। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, काम अभी भी मेहनत पूरी करते हैं सुबह से लेकर रात तक, और लगे रहना पड़ेगा अंतिम सांस तक। लेकिन बेसिक चीज़ों की आपको ज़रूरत, टेंशन नहीं है, जैसे आम जिंदगी में लोग बेसिक चीज़ों के पीछे परेशान है। तो भाई अगर मेंटोस डिग्री हासिल करना चाहते हो तो पढ़ाई भी मेंटोस करनी पड़ेगी। तो ये मत सोचना घर गए 2 घंटे पढ़े, किताब बंद करी, मम्मी मैं तो सीए कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता। ये हवाबाजी से पास होने के लिए कुछ बोलने वाली बात है कि तुम 6 घंटे एटलीस्ट पढ़ लो, कुछ नहीं है ऐसा। जितना मैक्सिमम पढ़ सको पढ़ो, 6-7 तो एक वो है बाउंड्री लेवल है, उससे नीचे तो तुम ऑलरेडी फेल हो। 6-7 घंटे से अगर ऊपर जाते हो तो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत मार्केट में होगी। तो मुश्किल है क्या, 6 घंटे रील तो देख लेते हो स्क्रॉल कर करके, है ना जी। तो ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पर इंजॉय करने नहीं आए हो तुम लोग, इतनी भीड़ में बैठे हो, देखो सब चिपक चिपक के। वो तो अच्छा एसी चल रहा है, इतना टाइम सुबह सुबह बुला लेते हैं 8 बजे, आँख भी नहीं खुलती, क्या ज़िंदगी है। इससे बढ़िया तो स्कूल था, 2 छुट्टी तो हो जाती थी हफ्ते में, यहाँ तो वो भी नहीं होती है क्या। और 1-2 दिन कर ली तो वही सुमित सर के लंबे से मैसेज पहुँच जाते हैं ग्रुप के अंदर, और गिल्ट हो जाता है। छुट्टी कर ली तो ग्रुप में गूगल मीट वो आ जाता है, गिल्ट हो जाता है, यार चल ज्वाइन कर ही लेते हैं। तो इस गिल्ट में जीने से अच्छा मेहनत कर लो, अच्छे से काम कर लो, ठीक है। चलो जी, अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक का नाम है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे वहां पर विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है भाई। थोड़ी देर में कॉल करता हूं। विदाउट कंसिडरेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बना लिया तो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या होगा, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। इवन 1 रुपए का बोला है ना तेरे को रूल में, इवन विदाउट इनएडिकेट कंसिडरेशन यू कैन मेक एग्रीमेंट, तो 1 रुपए का बना लेना। फिर मोनेटरी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट है, लिखा है जनरली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय व्हाट। So if there is no consideration then there will be no contract, this is void agreement। आ गया। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, मतलब मैं अब आपको लिस्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स बताऊंगा जहां पर विदाउट कंसिडरेशन भी क्या होगा, वैलिड होगा। ऑल वेल। तो सबसे पहला है एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर कोई एग्रीमेंट आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बनाया है, ठीक है, किस में बनाया है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। एक डाउट भी आएगा तुम्हारी तरफ से बाद में शायद, अगर कोई एग्रीमेंट आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बनाया तो क्या होता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फैमिली रिलेशन या वो निब्बा निब्बी सर प्रेम करते हैं, है दक्ष। वन साइडेड लव इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यस नो। तो हम उस प्रेम की बात नहीं कर रहे, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ठीक है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन मींस जहां पर एग्जैक्ट रिलेशन हो, जैसे फादर सन है, हस्बैंड वाइफ का है क्या, यस हस्बैंड वाइफ का तो टॉप लेवल का नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। तो हस्बैंड वाइफ का अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो आपस में कोई अग्रीमेंट अगर वो कर रहे हैं तो आपस के बनाए हुए एग्रीमेंट में अगर बिना कंसिडरेशन भी कोई एग्रीमेंट किया है और दूसरी पार्टी ने, हस्बैंड को वाइफ ने या वाइफ ने हस्बैंड को एग्रीमेंट ब्रीच कर दिया तो वो एक दूसरे पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन है, पहली बात
नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई भी काम करना, क्या करना, राइटिंग में करना, साइन करना, प्रॉपर रजिस्टर्ड करना। रजिस्टर्ड वो कोर्ट में जाके नहीं होता प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे, वैसा। रिलेशन होना बहुत जरूरी है और नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक ना मेरे को आंसर देना, मैं आपको ना एक केस बताता हूँ। एक केस आया था, ओरली बता दूंगा, ध्यान से सुनना। केस का नाम है राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ। अभी टेंशन मत लो, पहले के जमाने में ऐसे ही नाम होते थे, भूतनाथ, प्राणनाथ। पहले तो लोग पैदा होते थे उनके बॉडी कैरेक्टर के हिसाब से नाम होता था। काला पैदा हो कालू, थोड़ा मोटा पैदा हो गया मोटू, है ना, होता नहीं था। ये तो आजकल थोड़ा नामों के अंदर मेहनत करने लगे माँ बाप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, 10-20 दिन तक ट्राई करते हैं। नहीं तो पहले तो पैदा होने से पहले है साला बेकार ही हुआ होगा, छोड़ना जान दो। पहले के लोगों के नाम ऐसे ही होते थे। तो एक नाम है भूतनाथ, राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ। तो केस किसने किया? राजलक्ष्मी देवी ने, अपने प्राणनाथ भूतनाथ के ऊपर। ठीक है अपने हस्बैंड भूतनाथ के ऊपर केस फाइल हुआ। हुआ क्या था? हुआ ये था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूअस क्वेरल्स हो रहे थे। क्वेरल्स मतलब लड़ाई। ऑब्वियस सी बात है, यूज होता ही है। आप अपने पापाओं को देख लिया करो घर जाके, बिल्कुल चाहे बाहर बहादुर शेर की तरह गरजते होंगे, घर आके जो है बिल्कुल शांत हो जाते हैं, है ना जी। क्योंकि वो गरजन जो है वो घर के अंदर सुनाई देती है फिर, है ना। जो लिपट जाया करती थी कभी बादलों से, बादलों के गरजने से, आज उस बादल से भी ज्यादा गरजती है घर के अंदर, है ना जी। पर्सनल मत ले यार, और दे भी मत। अभी सुनना, तो जी दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूअस क्वेरल्स हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। और उस कॉन्टिन्यूअस क्वेरल्स के अंदर उन दोनों ने सेपरेट होने का फैसला किया। सेपरेट मतलब डिवोर्स नहीं, डिवोर्स नहीं, सेपरेट मतलब तू अलग रहे, मैं अलग रहता हूँ। तू अपनी मम्मी के यहाँ रहे, मैं यहाँ रहता हूँ, या तू मेरे यहाँ रहे, मैं रेंट पे रहता हूँ। ठीक है तो राइटिंग में लिखा कि मैं तुझे जो है पैसे भेजा करूंगा हर महीने, यहाँ तक ओके। बिल्कुल राइटिंग वाइटिंग में रजिस्टर्ड करके लिख दिया और दे दिया। बाद में भूतनाथ ने पैसे देना बंद कर दिया और राजलक्ष्मी देवी ने ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि देखो उस कोई कंसिडरेशन दोनों की तरफ से तो नहीं था। भूतनाथ ने बोला, उसने, राजलक्ष्मी देवी ने क्या बोला? थैंक यू, बस। बाद में क्या हुआ, राजलक्ष्मी देवी को आया गुस्सा, उसने कोर्ट में जाकर केस कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कंसेप्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन नंबर 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कि जज साहब ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन में सब कुछ राइटिंग वाइटिंग में है और ये बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो बताओ क्या होगा? क्या राजलक्ष्मी देवी को पैसे मिलने चाहिए? मिलने चाहिए? तुम मत बोलना अभी, मिलने चाहिए? बोलो हाँ या ना। अब सर आप क्या बोले, अब तो तुमने उसको चुप करा दिया तो जी कंडीशन समझते हैं। कंडीशन कितनी है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए? पहली बात, इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में था। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, उसने रजिस्टर्ड भी करवा लिया। यस, लास्ट पॉइंट क्या है? लव एंड अफेक्शन। और मैंने इसका आंसर इस कहानी की शुरुआत में ही बता दिया। हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या हो रहा था? कॉन्टिन्यूअस क्वेरल्स हो रहे थे। मुझे पता था ये डाउट आएगा, मैंने पहले बोल दिया डाउट आएगा। वेलफेयर में भी यही था बेटा, वो डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट थे और वो एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेस पे नहीं बनाए थे। वो केस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एग्रीमेंट है या नहीं है, उस बेस पे था। तो वहां डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट, और ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट थोड़ी है, ये कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं है, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन का बेस बनाकर कोर्ट में केस किया गया। यस बॉस। अरे वाइफ यही क्लेम कर रही है क्योंकि वाइफ को पता है मैं डोमेस्टिक में हार जाऊंगी। क्या उसने ये थोड़ी बोला था है मेरी प्रेमिका,
मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ कि तेरे प्रेम के बिना मैं अलग जा रहा हूँ और फिर मैं तुझे पैसे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। वो तो लड़ाई हो रही थी, उसके वजह से उसने वहाँ पर वादा किया। देखो सुनो, ये बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल है। वाइफ को पता है मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे पॉइंट पे जाऊंगी तो मैं वहीं हार जाऊंगी, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो वाइफ ने सोचा नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पर कोर्ट में जाते हैं।